बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम क्रिटिकल केयर नर्सिंग का जो हेमोडायनामिक यूनिट है तो उसका पार्ट 2 हम शुरू करेंगे और इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमने ब्लड प्रेशर को किस तरह जो है ना वो मैयर करना है। तो प्रेफरल ब्लड प्रेशर और सेंट्रल ब्लड प्रेशर को हमने किस तरह मैयर करना है। ओके, अच्छा, ब्लड प्रेशर सबसे पहले ये तो आपको पता है कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द आर्टरीज वॉल, आर्टरीज वॉल के अगेंस्ट ब्लड जो फोर्स एग्जर्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये जो ब्लड प्रेशर है इसको हम दो तरीकों से मेनली मेजर करते हैं। एक होता है इन्वेसिव, दूसरा होता है नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव जिसमें जो है ना किसी किस्म का कोई प्रोसीजर्स इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे कि बीफी कप के थ्रू जो जो हम मेजर करते हैं तो वो नॉर्मली नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। एक होता है इन्वेसिव, इन्वेसिव में हम कैथेटर को जो है ना वो इंसर्ट करते हैं पेशेंट के बॉडी में और इसी के थ्रू जो है ना फिर हम मेजर करते हैं, इन्वेसिवली जो है ना हम मेजर करते हैं। अब ये जो ब्लड प्रेशर है तो ये दो जगहों पे होता है, एक को हम कहते हैं प्रेफरल ब्लड प्रेशर, दूसरे को हम कहते हैं सेंट्रल ब्लड प्रेशर। सेंट्रल ब्लड प्रेशर जो हार्ट की नियर जो ब्लड प्रेशर होता है, स्पेशली इन द आओर्टा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल ब्लड प्रेशर। प्रेफरल ब्लड प्रेशर जो हार्ट के पार आवे जो ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेफरल ब्लड प्रेशर। अब ये जो सेंट्रल ब्लड प्रेशर है और पेरिफेरल ब्लड प्रेशर है इसका जो वेव फॉर्म बनता है तो उस वेव फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्यों होता है ये आप समझिए जरा। ये वाला आप देखें, ये जो है ना ये सेंट्रल ब्लड प्रेशर है, इसका वेव फॉर्म है, और ये जो वेव फॉर्म है ये है पेरिफेरल ब्लड प्रेशर का। ये वेव फॉर्म में चेंजेस इसलिए आते हैं कि जब ये ब्लड प्रेशर जो है ना ये ब्लड जब ये ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो हार्ट से निकल के ये जो पेरिफेरीज तक पहुंचते हैं तो रास्ते में ये वेसल भी नरड हो जाते हैं और साथ में रेजिस्टेंस भी आते हैं। वेसल के नैरो होने की वजह से और साथ में रेजिस्टेंस की वजह से जो है ना इसका जो वेव फॉर्म है वो जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम होता है और साथ में वेव फॉर्म भी चेंज होता है। अब जब आप नॉन इन्वेसिव टेक्निक से पेरिफेरल ब्लड प्रेशर से आपको कैसे पता चलेगा कि हमें जो है ना सेंट्रल ब्लड प्रेशर कैसा है, क्योंकि जब हम एक्चुअल डायग्नोसिस करते हैं तो हमारे लिए सेंट्रल ब्लड प्रेशर का नोन होना बहुत ज्यादा लाजमी होता है। ये जो है ना ये हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं। जो सेंट्रल ब्लड प्रेशर होता है ये हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं। जो पेरिफेरल ब्लड प्रेशर होता है इसमें थोड़ी सी चेंजेस होते हैं। क्यों चेंजेस होते हैं? क्योंकि मैंने आपको कहा कि जब पेरिफेरीज में आते हैं तो रास्ते में रेजिस्टेंस की वजह से, वेसल की नैरो होने की वजह से, कहीं पे ब्लॉकेज की वजह से जो है ना ये इसका पैटर्न चेंज होता है। तो आपने सेंट्रल ब्लड प्रेशर को जो है ना किस तरह एस्टिमेट करना है पेरिफेरल ब्लड प्रेशर से। ओके, तो ये जो पेरिफेरल ब्लड प्रेशर है जैसे कि मैंने बताया कि ये तो चेंज होता है इसका वेव फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ब्लड प्रेशर। तो इसके लिए जो है ना फिर मैथमेटिकली एक फार्मूला यूज होता है और उसको हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ये याद रखिए ट्रांसफर फंक्शन का काम क्या होता है। ट्रांसफर फंक्शन ये जो वेव फॉर्म है ये अल्टर्ड हुआ है, चेंज हुआ है, किससे? सेंट्रल से। तो ये कहता है कि ये जो चेंज वेव फॉर्म है इसको हम किस तरह एस्टिमेट करें इस सेंट्रल वेव फॉर्म में। मतलब ये कि कौन कौन सी चेंजेस ऐसी आई है कि जिसको हम देख के हमें पता चले कि ये वाला चेंज जो है ना ये पहले इस तरह था और फिर जो है ना इसी पेरिफेरल से जो है ना हम क्या करें, हम मेजर करें सेंट्रल को। और ये जो मैंने आपको कहा ये सैंपल इसीलिए ट्रांसफर फंक्शन हम यूज करते हैं कि जो पेरिफेरल ब्लड प्रेशर है वो इजी होता है। नॉन इन्वेसिव टेक्निक से हम इजीली उसको मेजर करते हैं, लेकिन सेंट्रल ब्लड प्रेशर हम इजीली मेजर नहीं कर सकते और सेंट्रल ब्लड प्रेशर का हमारे लिए नॉन होना बहुत ज्यादा लाजमी है। तो इसीलिए फिर जो है ना हम ये पेरिफेरल ब्लड प्रेशर को देख के हम सेंट्रल को एस्टिमेट करते हैं और वो एस्टिमेशन के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं और वो फार्मूला होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो इसी फार्मूला हम ये पेरिफेरल वेव फॉर्म पे अप्लाई करते हैं और इससे जो है ना फिर हम सेंट्रल वेव फॉर्म जो है ना वो अचीव करते हैं। ओके, अच्छा, ये आप देखिए ट्रांसफर फंक्शन हाउ द सेंट्रल प्रेशर वेव फॉर्म ट्रांसफर इनटू द पेरिफेरल प्रेशर वेव फॉर्म। ट्रांसफर फंक्शन आपको ये बताता है कि जो सेंट्रल वेव फॉर्म है ये पेरिफेरल में किस तरह चेंज हुआ। तो किस तरह आप एस्टिमेट करेंगे पेरिफेरल से सेंट्रल को। ओके, बाय अप्लाइंग ट्रांसफर फंक्शन वी एस्टिमेट सेंट्रल ब्लड प्रेशर नॉन इन्वेसिव एस्टिमेशन। तो ट्रांसफर फंक्शन के एप्लीकेशन की वजह से हम क्या करते हैं, हम सेंट्रल ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, सेंट्रल वेव फॉर्म को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट है, लेकिन एस्टिमेट हम कर सकते हैं। और ये जो है ना ये क्या होता है, ये एक नॉन इन्वेसिव इजी टेक्निक होता है कि आपने ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू जो है ना आपने ब्लड प्रेशर को मेजर किया और उससे जो है ना आप क्या कर सकते हो, आप एस्टिमेट करो सेंट्रल ब्लड
प्रेशर को। ओके, अच्छा तो ये थे ट्रांसफर फंक्शन का। इसकी फिर बहुत ज्यादा डिटेल है, आप देख सकते हैं खुद, लेकिन थोड़ा सा समझना जो है इसके बारे में जरूरी था। अच्छा ओवरव्यू क्या है, सिंपल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो है ना, ये इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव, जैसे कि मैंने आपको कहा, सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मॉनिटरिंग, मिक्स वेनस ऑक्सीजन मॉनिटरिंग और कार्डियक आउटपुट, ये सारी चीजें जो है ना ये हम बाद में डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। अच्छा अब वाई मॉनिटर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को हम क्यों मॉनिटर करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपने जानना लाजमी है कि ब्लड प्रेशर को हम इसलिए मॉनिटर करते हैं कि अल्टरेशन इनहेरिटेंस, नेचुरल वेरिएशंस ड्यू टू स्ट्रेस, स्लीप एक्सेट्रा। आपने देखा होगा कि नॉर्मल लाइफ में आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, और वो जो है ना वो इनहेरेंटली या नेचुरली वो चेंजेस आ रहे होते हैं आपके ब्लड प्रेशर में। तो या आपको स्ट्रेस हो या आप स्लीप जो है ना आपका पूरा नहीं हो, तो इसी की वजह से आपके ब्लड प्रेशर में अल्टरेशन आ रहे होते हैं। तो अगर आप जो है ना अपनी बीपी को, अपनी ब्लड प्रेशर को आप मॉनिटर नहीं करती, तो हो सकता है कि ये वेरिएशन एक्सीड लेवल पे आ जाए, ज्यादा लेवल पे आ जाए और आपको जो है ना कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो आप बीपी इसलिए मॉनिटर करते हो कि ये जो इनहेरेंट या जो नेचुरल वेरिएशंस होते हैं उसको आप क्या करो, उसको आप खत्म करो। प्रोवाइड्स डेटा फॉर इंटरप्रेशन थेरेप्यूटिक डिसीजन, दूसरा ये कि ये जो है ना ये अगर आपको कोई हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, तो उसी के लिए जो है ना आपने क्या करना है, आपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, और इसी के थ्रू जो है ना फिर आप डिसीजन ले सकते हो, आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि इस पेशेंट के लिए जो है ना क्या डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट इसकी चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग आर्गन परफ्यूजन एंड मीन आर्टेरियल प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट विद द हार्ट। तो ये जो है ना ये आर्गन परफ्यूजन को डिटरमिन करने के लिए बहुत ज्यादा लाजमी है कि आप बीपी को मेजर करो, तो बीपी से आपको अंदाजा लगता है कि आर्गन परफ्यूजन हो रहा है या नहीं, ऑक्सीजन और न्यूट्रन जो है ना वो टिश्यूज को पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे। ओके, साथ में मीन आर्टेरियल प्रेशर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू जो है ना आप मेजर कर सकते हो, आपको अंदाजा लगता है कि आर्गन तक जो है ना ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, एक्सेप्ट विद द हार्ट, लेकिन हार्ट के लिए मीन आर्टेरियल प्रेशर नहीं होता। हार्ट के लिए जो हम मेजर करते हैं तो वो होता है कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन प्रेशर, होता है CAPP। तो कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन प्रेशर जो है ना फिर क्या होता है, उसमें हम कोरोनरी आर्टरी की परफ्यूजन को मेजर करते हैं, और वो हार्ट के लिए, और हार्ट के अलावा जितनी भी आर्टरीज होते हैं उनकी परफ्यूजन को मेजर करने के लिए हम जो है ना मेनली फोकस करते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर पे। ओके, अच्छा तो ये जो है ना ये इंपॉर्टेंस है कि हम क्यों जो है बीपी को मेजर करते हैं। अब नॉन इन्वेसिव हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग, ये हमने पहले वाली पार्ट में डिटेल से पढ़ा था कि नॉन इन्वेसिव बीपी, हार्ट रेट, पल्सेस और मेंटल स्टेट, स्किन टेम्परेचर, कैपिलरी फिल और यूरिन आउटपुट, ये हमने पहले पार्ट में ये वाली टेक्निक जो है डिटेल से डिस्कस की थी। साथ में इन्वेसिव भी हमने आर्टरियल प्रेशर मॉनिटरिंग, सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मॉनिटरिंग, तो ये जो है ना ये वन बाय वन हम डिटेल से जो है ना इसी पार्ट में और दूसरे पार्ट में जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब आप ब्लड प्रेशर को इन्वेसिवली मॉनिटर करते हो तो उसके लिए आपने कैथेटराइजेशन करना होता है, कैथेटर को इन प्लेस करना होता है बॉडी में, और इसी के थ्रू जो है ना फिर आप इन्वेसिवली ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हो। तो आप ये जो आर्टरियल कैथेटराइजेशन है इंडिकेशन कब होगी, कब जो है ना आप इन्वेसिवली बीपी को मेजर करोगे। ओके, तो ये जो है ना इसकी इंडिकेशन है कि कब जो है ना आप कैथेटर को इंसर्ट करके इन्वेसिवली जो है ना बीपी को मेजर करोगे। नीड फॉर कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, एक ये कंडीशन होता है ऐसी कंडीशन की जिसमें जो है ना आपने कंटिन्यूअसली बीट टू बीट आपने जो है ब्लड प्रेशर को मेजर करना होता है। जैसे कि कोई बीमारी है, कोई डिजीज है पेशेंट को, या क्रिटिकल सिचुएशन है, तो उस क्रिटिकल सिचुएशन में जो है ना आपने टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट जो है ना आपने क्या करना है, आपने ब्लड प्रेशर को मेजर करना होता है। तो वो जो आप बार बार जो है ना उसके लिए तो आप नॉन इन्वेसिव बीपी कप को नहीं लगा सकते ना, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, उसके लिए आप कैथेटर को इंसर्ट करोगे और इन्वेसिवली जो है ना वो कार्डिक मॉनिटर पे आपको डायरेक्टली शो होगा उधर। अच्छा, हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी, अब हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी है, बीपी जो है ना रैपिडली चेंजेस हो रहा है या हार्ट रेट रैपिडली चेंजेस हो रहा है, तो उसके लिए भी आपने आर्टरी कैथेटराइजेशन करना होता है। वेसोप्रेशन, वेसोप्रेशर रिक्वायरमेंट, वेसोप्रेशर क्या होता है, राइजिंग बीपी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। वेसोप्रेशर क्या होता है कि बीपी जो है ना राइज होते हैं, उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जो है ना वो चाहिए, तो उसके लिए जो है ना हम फिर क्या करते हैं,
हम आर्टरियल कैथेटराइजेशन करते हैं। रिस्पिरेटरी फेलियर अगर है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग फिर आपने करना होता है, या जो है ना फ्रीक्वेंट आर्टरियल ब्लड गैस में असेसमेंट, आप जो है ना आर्टरियल ब्लड गैस एबीजीज का आप असेसमेंट करते हो लेकिन वो फ्रीक्वेंटली करते हो। तो फ्रीक्वेंटली जब आप करते हो, एक मरतबा अगर आपको करना है आपने, तो फिर जो है ना ठीक है, आप आर्टरी को जो है ना वो क्या करो, आर्टरी से आप ले लो, थ्रू इंजेक्शन आप ले लो। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंटली करते हो तो बार बार आप आर्टरी को तो वो नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए फिर जो है ना आपने क्या करना होता है, फिर आपने कैथेटर इंसर्ट करना होता है और उस कैथेटर से जो है ना फिर आप सैंपल लेते हो। ओके, अच्छा, मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस रेडियल, फेमोरल, एक्सिलरी एंड डॉर्सल पेडियस। अब ये जो आर्टरी आप कैथेटर आप इंसर्ट करते हो, तो कैथेटर के लिए जो है ना सबसे ज्यादा ये यूज होता है रेडियल, ये वाला जो लोकेशन होता है यहाँ पे, कि ये ईज ऑफ एक्सेस इसकी ज्यादा होती है। फिर जो है ना फेमोरल जो ग्रोइन रीजन में होता है, एक्सिलरी जो आर्मपेट में होते हैं, या डॉर्सल पेडिस जो टॉप ऑफ द फुट में जो आर्टरी होता है, तो वहां पे जो है ना फिर भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना इंडिकेशन फॉर आर्टरियल ब्लड प्रेशर, ये तो आर्टरियल कैथेटराइजेशन के लिए इंडिकेशन थी कि आपने कैथेटर जो है ना क्यों और कब जो है ना आपने लगाना है। अब इसी कैथेटर के थ्रू आप जो है ना ब्लड प्रेशर को मेजर करते हो, तो उसी आर्टरियल ब्लड प्रेशर के लिए जो है ना क्या इंडिकेशन है, कब आप जो है ना आपको लाजमी जो है ना वो इन्वेसिवली आर्टरियल ब्लड प्रेशर को जो है ना वो आपने मेजर करना होता है। तो उसके लिए जो है ना सबसे पहले फ्रीक्वेंट टाइट्रेशन ऑफ द विज़ोएक्टिव ड्रिप्स, जब आप विज़ोएक्टिव ड्रिप्स जो है ना वो यूज करते हो, विज़ोएक्टिव ड्रिप्स क्या होते हैं, वो ड्रिप जो ब्लड वेसल जिसकी वजह से ब्लड वेसल जो है ना कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो उसी कंडीशन में जो है ना आपने क्या करना होता है, आपने ब्लड प्रेशर को जो है ना आर्टरियल ब्लड प्रेशर को हमने मेजर करना होता है। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से जो है ना फिर आप इंक्रीज और डिक्रीज जो है ना विज़ुअल ड्रिप में आता है बहुत ज्यादा, तो वो ही इंक्रीज और डिक्रीज मतलब ये कि ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है ना फिर आप मॉनिटर करते हो डायरेक्टली, टाइम टू टाइम, बीट टू बीट जो है ना आपने फिर मेजर करना होता है। मेजर सर्जरी इन्वॉल्विंग लार्ज फ्लूइड्स, ऐसी सर्जरी जिसमें जो है ना लार्ज फ्लूइड शिफ्ट आते हैं, फ्लूइड जो है ना वो लॉस होते हैं या गेन होते हैं, तो इसी सर्जरी में क्या होते हैं, उसमें जो है ना बीपी बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, इसी वजह से आपने कंटिन्यूअसली बीपी को मेजर करना होता है। ओके, इसी तरह की सीवीपी है, तो सेंट्रल वेनस प्रेशर है, तो क्या है सेंट्रल वेनस प्रेशर जब आप मेजर करते हो तो वो जो है ना ज्यादा मिसलीडिंग होता है, मीन के उसी से आपको एक्यूरेट रिजल्ट का पता नहीं चलता सीवीपी से, सेंट्रल वेनस प्रेशर से। तो इसी के बजाय जो है ना फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने आर्टरियल ब्लड प्रेशर को, और आर्टरियल ब्लड प्रेशर याद रखिए कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है किस चीज के लिए, बीपी को मेजर करने के लिए या बॉडी कंडीशंस को जो है ना स्टेबलाइज रखने के लिए आप आर्टरियल ब्लड प्रेशर को जो है ना टाइम टू टाइम जरूर चेक करोगे ड्यूरिंग द मेजर सर्जरीज। इस तरह आउटिक सर्जरी है, आउटिक सर्जरी में क्या होता है, मेंटेन टू मॉनिटर टू मेंटेन एडिकेट परफ्यूजन, आपने जो है ना क्या करना है, एडिकेट परफ्यूजन आपने मॉनिटर करना होता है कि परफ्यूजन में क्योंकि आर्टिक सर्जरी है, आर्टिक सर्जरी जो थोरेसिक एब्डोमिनल आर्टा होता है उसमें किसी आर्टिका आर्टा का क्या है उसका सर्जरी है, तो ये जो है ना ये मेजर आर्टरी है जो ब्लड को सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की। तो जब ये आर्टरी जो है ना इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती तो फिर जो है ना हो सकता है कि परफ्यूजन में कमी ज्यादा आ जाए। ओके, अनस्टेबल ब्लड प्रेशर है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ओके, उसको आपने कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना होता है। फ्रीक्वेंट एबीजीज आर लैब, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, तो ये जो है ना ये क्या होता है, इसमें आपने मल्टीपल आर्टरीज को जब आप पंक्चर करते हो तो फिर उसी की वजह से जो है ना आर्टरीज डैमेज बहुत ज्यादा होते हैं जब आप फ्रीक्वेंटली एबीजीज लेते हो। तो इसी की बजाय आप कैथेटर को एक मरतबा इंसर्ट करो और उसे सैंपल ले सकते हो। ओके, अनेबल टू ऑब्टेन नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, अब नॉन इन्वेसिवली जो है ना आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, फिर आप इन्वेसिवली ट्राई करोगे। नॉन इन्वेसिवली क्यों, या पेशेंट बहुत ज्यादा ओबेस है, या जो है ना उसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, या उसके एरिथमियास है, तो इसी कंडीशन में जो है ना फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप जो है ना नॉन इन्वेसिवली मेजर नहीं कर सकते, तो फिर आप इन्वेसिवली जो है ना वो कोशिश करोगे। अच्छा, सप्लाइज टुगेदर, कौन कौन सी चीजें आपने जो है ना आर्टरियल कैथेटराइजेशन या आर्टरियल ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इकट्ठी करनी होती है। सबसे पहले आपने जो है ना आर्टरियल कैथेटर को लेना है, आर्टरियल कैथेटर आपके साथ हो, फिर जो है ना प्रेशर ट्यूबिंग हो, ट्यूब हो जो इनकम्प्रेसिबल ट्यूब हो, वो आप जो है ना कैथेटर के साथ जो है ना वो लगाओगे, कनेक्ट करोगे, एंड प्रेशर केबल हो आपके साथ, साथ में जो है स्टेराइल गाउन हो, स्टेराइल टॉवल्स हो, ग्लव्स हो, प्रेशर बैग हो। प्रेशर बैग इसलिए जो रेजिस्टेंस होता है अंदर है उसको जो है ना क्या करे, ओवरकम करे। फिर प्लस नॉर्मल सलाइन जो है ना आप इंसर्ट करोगे उसमें,
जो कैथेटर है उसमें, और साथ में जो है ना सुचर सिल्क 2, ये सुचर आपके साथ हो ताकि आप जो है ना दोबारा उस जगह को जो है ना आप क्या कर सको, आप उसको बाइंड कर सको। ओके, फिर जो है ना इसके साथ आपके हाथ जो है ना फिर क्लोरोक्साइडिन स्वैब्स हो, और इसके थ्रू जो है ना आप उस जगह को जहाँ पे आप इंसर्शन करते हो तो उस जगह को आप एंटीसेप्टिक बना दो। आपके साथ आपके अपने प्रोटेक्शन के लिए फिर साथ में मास्क भी हो। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद है पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द आर्टेरियल लाइंस। आर्टेरियल लाइंस के साथ, या जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं, जो आर्टेरियल लाइन हम पास करते हैं, तो उसके साथ कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहले हेमोरेज आता है। हेमोरेज क्योंकि कोई एक्सीडेंटल पंक्चर हो गया, या जो है ना कैथेटर डिसलॉजमेंट हो गया, कैथेटर जो है ना डिस्प्लेस हो गया, या उस जगह जो है ना वो क्या पंक्चर हो गया, तो इसी की वजह से जो है ना उधर जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है और हेमोरेज बन जाता है। ओके, साथ में जो है ना एयर एम्बुलाई ड्यूरिंग द इंसर्शन या मैनिपुलेशन आप करते हो उस कैथेटर की, तो उस टाइम जो है ना थोड़ा सा एयर जो है ना वो अंदर चला जाए तो एयर एम्बुलाई भी बन सकते हैं, और इसी की वजह से जो है ना क्या होता है, वेसल ब्लॉक हो सकते हैं, स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक या टिश्यू डेथ जो है ना इसी की वजह से आकर हो सकती है। साथ में इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या होता है, क्योंकि आपने तो एक एक जगह तो आपने स्किन को जो है ना वो कट किया, बैरियर स्किन जो बैरियर तो वो खत्म हो गया, दूसरी जगह आपका जो कैथेटर है वो भी पारन कैथेटर है, वो भी हो सकता है कि इन्फेक्टेड हो, तो इसी वजह से इन्फेक्शन की चांसेस भी होते हैं। अल्टर्ड स्किन इंटेग्रिटी, स्किन इंटेग्रिटी भी इसकी वजह से जो है ना वो क्या होते हैं, अल्टर्ड हो जाते हैं, क्योंकि आप स्किन को जो है ना क्या करते हो, स्किन बैरियर को आप ब्रीच करते हो, उसको आप कट करते हो। इम्पियर्ड सर्कुलेशन भी इम्पियर्ड हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हेमरेज आ सकते हैं, एयर एम्बुलाई आ सकते हैं, इसकी वजह से आर्टरी डैमेज आ सकते हैं, क्लॉट और आर्टरी स्पॉज्म वगैरह आ सकते हैं, तो सर्कुलेशन भी इसकी वैसे ही कॉम्प्लिकेशन है, और इसी की वजह से जो है ना वो भी इम्पियर्ड सर्कुलेशन भी हो सकते हैं। अच्छा, आर्टियल लाइन क्या है, तो जैसे कि हमने आर्टियल ब्लड प्रेशर कहा, तो आर्टियल ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम आर्टियल लाइन को पास करते हैं। इट इज द मेथड ऑफ डायरेक्ट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टमेटिक आर्टेरियल pressure by inserting a catheter into the peripheral artery either in the arm or in the leg. The catheter is connected with the transducer with electric signal. इसका मेन जो फंक्शन होता है आर्टेरियल लाइन का, ये तो जो आप सिस्टेमिक आर्टेरियल प्रेशर मेजर करते हो, सिस्टेमिक आर्टेरियल प्रेशर को मेजर करने के लिए आप आर्टेरियल लाइन जो है ना वो पास करते हो। और सिस्टेमिक और मोस्टली जो है ना ये जो पेरिफेरल आर्टरीज होते हैं, या ब्रेकल आर्टरी हो गया या रेडियल आर्टरी हो गया, मोस्टली रेडियल में करते हैं, तो उसी में आप जो है ना ये कैथेटर जो है ना वो पास करते हो, और इसी के थ्रू जो है ना आप कंटिन्यूअसली क्या करते हो, वहाँ की जो सिग्नल्स होते हैं वो आप थ्रू ट्रांसड्यूसर डिटेक्ट करते हो, और वो जो है ना इलेक्ट्रिक जो उधर जो एनर्जी होता है या जो मैकेनिकल वेव होता है, तो उसको कन्वर्ट करते हैं थ्रू ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल वेव में, और उसको जो है ना फिर मॉनिटर की जाती है। तो आर्टेरियल लाइन सैंपल क्या होता है, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू जो है सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ओके, अच्छा, अब इसके पर्पस क्या होते हैं आर्टेरियल लाइन के। द आर्टेरियल लाइन प्रोवाइड्स अ वे टू कांस्टेंटली मेजर अ पेशेंट ब्लड प्रेशर एंड मे बी एसेंशियल टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द पेशेंट। ये हमने पहले डिस्कस किया कि इसका मेन जो गोल होता है वो ये होता है कि आप पेशेंट के ब्लड प्रेशर को कांस्टेंटली कंटिन्यूअसली आप मेजर करो और पेशेंट को स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाओ। ओके, कंटिन्यूअस मेजरमेंट द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इन केस ऑफ ओपन हार्ट। जब आप ओपन हार्ट सर्जरी करते हो तो उस केस में आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा जो है ना वो उसको मॉनिटर करना बहुत ज्यादा लाजमी होता है, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी इसमें मेजर शिफ्ट्स होता है ब्लड के, इसी की वजह से जो है ना ब्लड लॉस बहुत ज्यादा आ सकता है और ब्लड जो है ना बहुत ज्यादा डाउन हो सकता है। इसी की वजह से आपने जो है ना कंटिन्यूअसली आर्टेरियल प्रेशर को मेजर करना होता है। Arterial lines may be useful in patient with very high or low blood pressure. The arterial line also provides access to frequent blood sampling. एक तो ये जिस पेशेंट में ब्लड बहुत ज्यादा कम हो या ज्यादा हो, दूसरा ये कि जिन पेशेंट से जो है ना फ्रीक्वेंटली सैंपलिंग लेनी हो, उनकी टेस्ट करनी हो, आर्टेरियल सैंपल एबीजी उसकी फ्रीक्वेंट करनी हो, तो उनके लिए जो है ना फिर हम आर्टेरियल लाइन पास करते हैं। ओके, अच्छा, कॉम्प्लिकेशन इस आर्टेरियल लाइन की क्या है, तो द मेजर कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड विद आर्टेरियल लाइन और ब्लीडिंग, इन्फेक्शन एंड रेयरली द लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू सप्लाइड बाय द आर्टरी। एक तो इसका ब्लीडिंग है, दूसरा इन्फेक्शन है, ये तो कॉमन है। साथ में जो है ना जिस आर्टरी, ये आर्टरी जिस जगह को सप्लाई कर दे, तो हो सकता है कि इस आर्टरी की वजह, आर्टेरियल लाइन की वजह से जो है ना वो जगह उस जगह को जो सप्लाई है वो सप्लाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। ओके, अच्छा, अब नर्सिंग रूल या नर्सिंग केयर क्या है। Never give any medication through the arterial line.
आर्टियल लाइन में आपने किसी भी किस्म की मेडिकेशन नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि मेडिकेशन देने के लिए वेनस लाइन होता है और आईवी लाइन के थ्रू जो है ना आप क्या कर सकते हो, क्योंकि वो हार्ट तक जाता है और हार्ट से जो है फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन ये जो आर्टियल लाइन है तो इसके थ्रू मेडिकेशन नहीं देंगे, इसकी वजह से टिश्यू डैमेज आ सकते हैं और इवन लिम्ब लॉस भी आ सकता है अगर आप इसके थ्रू मेडिकेशन दे दो। ओके, always check the pressure of the pressurized bag and maintain a pressure of 300 mm of Eg। आपने जो है ना प्रेशराइज जो बैग है उसका प्रेशर आपने मेजर करना है, उसको आप चेक करोगे कॉन्स्टेंटली और मेंटेन आमतौर पर कॉमनली जो है उसको 300 mm Eg से ज्यादा रखना है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ना उससे आप हायर रखोगे और इसका मेन जो फंक्शन होता है जो मैंने आपको डिस्कस किया, इसका मेन जो काम होता है वो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करना होता है। जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस को ये क्या करते हैं, ये ओवरकम करते हैं। ओके, अच्छा फिर इसके बाद आता है कवर द कैनोला कैप विद एडहेसिव टेप। जो कैनोला आपने लगा लिया तो उस कैनोला की जो टेप होता है उसको आप एडहेसिव टेप से जो है ना वो कवर करो ताकि डिसलॉजमेंट ना हो जाए या डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए। ओके, फ्लश प्रॉपर्ली द आर्टियल लाइन एवरी हावर एंड एवरी टाइम आफ्टर अ ब्लड सैंपल इज ड्रॉन। जब भी आप ब्लड सैंपल जो है ना वो ड्रॉ करते हो तो इसके बाद आप क्या करो, फ्लश करो नॉर्मल स्लाइन का, जैसे कि हमने कहा। तो उस नॉर्मल स्लाइन के थ्रू जो है ना आप फ्लश लाजमी करो ताकि जब आप ब्लड ड्रॉ करो तो उसके बाद कोई क्लॉट न बन जाए उधर। ओके, ऑलवेज कंप्रेस द साइड फॉर आफ्टर रिमूवल ऑफ द आर्टियल लाइन फॉर 10 मिनट। जब आप आर्टियल लाइन को रिमूव करते हो तो इसके बाद जो है ना आप उस जगह को 10 मिनट के लिए दबा के रखो ताकि वो सील हो जाए, प्रॉपरली क्या हो जाए, सील हो जाए। ओके, अच्छा बेड साइड मॉनिटर। अब बेड साइड पे कौन सी, ये मॉनिटर जो है ना ये क्या होता है, अ बेड साइड मॉनिटर इज अ डिस्प्ले ऑफ मेजर बॉडी फंक्शंस ऑन द डिवाइस दैट लुक्स लाइक टेलीविजन स्क्रीन ऑन कंप्यूटर। अब इसी के साथ जो है ना आपने कैथेटर को, सेंसर्स को जो है ना आपने लगाए हुए होते हैं और इसी के थ्रू जो है ना आपको ये जो बॉडी के मेजर फंक्शंस होते हैं उसके बारे में आपको बताता है कि अभी जो है ना बीपी कितना चल रहा है, रिस्पिरेटरी रेट कितना चल रहा है, तो ये सब कुछ आपको बताते हैं। It is a comprehensively patient monitoring system that can be configured to continuously measure and display a number of parameters via electrodes and sensors that are connected to the patient। ये क्या होता है, ये पेशेंट का जो बॉडी होता है सारी बॉडी को ये क्या करते हैं, सारे सिस्टम को उसकी मॉनिटर करते हैं और ये किस तरह डिफरेंट पैरामीटर्स हमें शो करते हैं और ये इलेक्ट्रोड और सेंसर हमने लगाए हुए होते हैं और वो इलेक्ट्रोड सेंसर पेशेंट के साथ और पेशेंट के जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमें एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कौन कौन सी पैरामीटर है, जैसे कि इसमें है these include the electrical activity of the heart via EKG इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म हमें शो करता है जैसे कि ये वाला है और थ्रू EKG इकोकार्डियोग्राम के थ्रू रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीथिंग रेट हमें शो करता है, ब्लड प्रेशर शो करता है, बॉडी टेम्परेचर शो करता है, कार्डियक आउटपुट भी हमें शो करता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी हमें शो करता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड ये भी हमें शो करता है और ये आपने देखा होगा हर एक वार्ड में खासकर सीसीयू में, आईसीयू में ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, कार्डियक मॉनिटर। अच्छा, each patient bed in an ICU has a physiologic monitor that measures these body activities। हर एक पेशेंट के साथ जो आईसीयू में पड़ा होता है तो उसकी हाँ ये वाला मॉनिटर लाजमी होता है और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो उसकी बॉडी की एक्टिविटीज को जो है ना ये वाली जो एक्टिविटीज हमने बताई ये मेजर करते हैं। ऑल मॉनिटर्स आर नेटवर्क टू सेंट्रल नर्वस स्टेशन। जितने भी मॉनिटर्स होते हैं ना कार्डियक मॉनिटर तो उसका डायरेक्टली नेटवर्क होता है सेंट्रल नर्स जो स्टेशन होता है उनके हाँ ये कनेक्ट होते हैं, उधर वो डायरेक्टली देखते हैं कि अभी इस पेशेंट की कितनी वाइटल्स किस लेवल पे जो है ना वो जा रही है। ओके, अच्छा इसके बाद जो है ना इसकी पर्पसेस क्या है, purposes में simply the monitor is typically used when the doctor wants to measure function like the heart rate, respiratory rate, blood pressure and temperature। जब डॉक्टर को जो है ना क्या चाहिए, उनको जो है ना हार्ट रेट मेजर करना होता है, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर, लेकिन ये याद रखिए कि ये कंटिन्यूअसली जब मेजर करना होता है तो फिर आपने जो है ना उसको मॉनिटर पे डालना होता है। इन एडिशन स्पेशल फंक्शन सच एज कैप्नोग्राफी, ऑक्सीमेट्री, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, तो इन चीजों के लिए भी जैसे कि कैप्नोग्राफी है तो कैप्नोग्राफी क्या है, इसमें जो है ना आप कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेल्ड एयर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना कितना एक्सहेल्ड होता है, कितने परसेंट इसमें होता है, तो ये मुंह के साथ जो है इसने इन्होंने सेंसर लगाए होते हैं और इसी मुंह से जो एयर एक्सहेल्ड होता है तो उसी से जो है ना ये मेजर करते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड उसमें है। साथ में ऑक्सीमेट्री जिसके थ्रू जो है आप ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करते हैं, एक स्मॉल सा वो इंस्ट्रूमेंट होता है वो उंगली वगैरह में वो डालते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जिसके थ्रू जो है ना आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन जो है ना वो आप क्या कर सकते हो,
मेजर करते हो एंड पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर रीडिंग्स, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के थ्रू बाद में जो है ना डिटेल से इस पे एक पार्ट में वो हम डिस्कशन करेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के थ्रू आप सेंट्रल वेनस प्रेशर को मेजर करते हो, पेरिफेरल आर्टरी प्रेशर को या पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को आप मेजर कर सकते हो, या पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर को जो है ना आप मेजर करते हो, या कार्डिक आउटपुट जो है ना इसके थ्रू आप मेजर करते हो। तो ये डिफरेंट रीडिंग्स जो है ना ये पल्मोनरी कैथेटर जो है ना वो कनेक्ट होता है कार्डिक मॉनिटर के साथ और उस पे जो है ना वो शो होते हैं। ओके, अच्छा, द bedside monitor has alarms that signal the nurses of the body function, a body function needs attention। इसमें एक अलार्म्स होते हैं, अगर बॉडी फंक्शन जो है ना कोई भी फंक्शन जो है ना वो एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है तो ये अलार्म जो है ना वो एक्टिवेट होते हैं और नर्सेज को इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना नर्सिस रूल क्या है, नर्सिस रूल इसमें बेसिकली चेक प्रॉपरली विच कनेक्शन टू एज टू गेट अ डिजायर्ड रीडिंग, कौन सी कनेक्शन जो है ना नर्सिस ने ये चेक करना होता है कि कौन सा कनेक्शन जो है ना हमें डिजायर्ड रीडिंग देता है। एनी एबनॉर्मलिटी इन रीडिंग इज सिग्नल्ड बाय एन अलार्म सो इन्फॉर्म डॉक्टर इमीडिएटली, अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो तो डॉक्टर को डायरेक्टली जो है ना फिर नर्स ने इन्फॉर्म करना होता है। ओके, तो ये नर्स ने जो है ना इस चीज को मॉनिटर करना होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जो सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग है तो वो हम किस तरह करेंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।